चलो, गाय को चारा तो डाल दिया मैंने। अब जल्दी से आंगन की सफाई कर देती हूँ। घर साफ रहेगा तो माँ जी खुश रहेंगी। आज मैं उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सुबह सुबह गंगा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अंदर से उसकी सास सावित्री ने आवाज लगाई। ओ कलमुही गंगा, सूरज सर पर चढ़ गया है और अभी तक तेरी चाय का ठिकाना नहीं है। जब से तेरे कदम इस घर में पड़े हैं, मेरे छोटे बेटे की जान भी चली गई और घर की शांति भी। बस अभी लाई माँ जी। सुबह 4 बजे से उठकर सारा झाड़ू पोछा और बर्तन निपटा रही थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ओ हो, बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे गंगा। मेरे पति बाहर शहर की कंपनी में दिन रात पसीना बहा रहे हैं ताकि तेरा पेट भर सके, और तुझसे एक चाय वक्त पर नहीं बनती। ज्यादा लार प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से चाय पिला और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल निकल। जेठानी जी, कल की लकड़ियाँ तो अभी रखी हैं। आज शरीर में बहुत दर्द है। जबान मत लड़ा, वो लकड़ियाँ तो बिक गईं। आज कम से कम 2 गट्ठर लकड़ियाँ लेकर आना, वरना रात का खाना नसीब नहीं होगा। याद रख, तू इस घर पर सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। हे भगवान, मेरे नसीब में ये दुख क्यों लिखा? शादी के 10 दिन बाद ही सब उजड़ गया और अब ये जिल्लत भरी जिंदगी। काश मेरा पति आज जिंदा होता। गंगा ने आंसू पोंछे और चाय बनाकर सबको दे दी। फिर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल गई। उसने 2 गट्ठर लकड़ियां काटी और बाजार में बेचने के लिए चल दी। रामू काका, ये लीजिए आज की लकड़ियाँ। क्या आप इनके थोड़े अच्छे दाम दे सकते हैं? सासू माँ ने कहा है कि अगर आज कम पैसे मिले तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। बेटा गंगा, ये लकड़ियाँ तो सूखी और कमजोर है। इनके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। बाजार में अब मजबूत और अच्छी लकड़ियों की ही मांग है। लेकिन काका, जंगल के इस हिस्से में तो अब ऐसी ही लकड़ियाँ बची हैं। मैं और अंदर कहाँ जाऊं? देख बेटी, तू बहुत मेहनती है और तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अगर तू सच में अच्छी लकड़ियां चाहती है तो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जो पुरानी नदी बहती है वहां जा। वहां की लकड़ियां चंदन जैसी खुशबूदार और पत्थर जैसी मजबूत है। अगर वो मिल गईं तो तुझे 1 गट्ठर के ही इतने पैसे दे दूंगा कि हफ्तों काम नहीं करना पड़ेगा। सच काका? फिर तो मैं कल ही वहां जाऊंगी। अरे रुक रुक बेटी, मेरी पूरी बात तो सुन। वहां जाना कोई आसान काम नहीं है। रास्ता बहुत खतरनाक है और लोग कहते हैं कि उस नदी पर एक मायावी चुड़ैल का पहरा है। जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। और सुन, जिस दिन भी जाना हमेशा एकदम सुबह ही जाना। ठीक है काका, चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते वक्त वो बाजार से थोड़ा सा राशन और कुछ सब्जियां खरीद लेती है और फिर अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते भर गंगा उसी नदी के बारे में सोचती रही। अगले दिन गंगा सुबह सुबह अपना सारा काम खत्म करके घने जंगल की ओर जाने निकल पड़ती है। रास्ते में वह खुद से बातें करती है। क्या कल काका ने जो कहा था वो सही होगा? मैं वहां जाऊं या न जाऊं? चलती हूँ। अगर जिंदा बच गई तो शायद उन पैसों से माँ जी खुश हो जाएं। हे भगवान, कहाँ है ये नदी? कहीं काका मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे? गंगा धीरे धीरे उस तालाब की ओर बढ़ जाती है। पक्षियों की चहचहाहट कम होने लगती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक पीछे से कोई आवाज आती है। रुक जाओ लड़की, आगे मत बढ़ो। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहीं से लौट जा। कौन? कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा ये मोर। गंगा आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है, ये मोर कैसे बोल रहा है? फिर गंगा उससे पूछती है, क्या एक मोर बोल रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ?
तुम बात कैसे कर सकते हो? मेरा नाम विक्रम है। मैं पास के राज्य का राजकुमार हूं। मैंने भी उस नदी के बारे में सुना था और अपनी बहादुरी दिखाने यहां आया था। मुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उस नदी की चुड़ैल ने एक ही पल में मेरा घमंड तोड़ दिया और मुझे इस रूप में बदल दिया। ओह, तो जो रामू काका ने कहा था वो सच था। आप तब से इसी हाल में हैं? हाँ, कई सालों से। मैं यहाँ हर आने वाले को चेतावनी देता हूँ ताकि कोई और मेरी तरह इस श्राप का शिकार न बने। तुम वापस चली जाओ, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। राजकुमार जी, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। मेरे घर में मेरा कोई नहीं है, बस 2 औरतें हैं जो मुझे तिल तिल मार रही हैं। अगर मैं मर भी गई या जानवर बन गई तो कम से कम इस रोज रोज के जुल्म से तो आजादी मिलेगी। पर आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं बच गई तो आपको भी इस कैद से आजाद कराने का रास्ता ढूंढूंगी। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो संभल कर चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। जंगल के सबसे घने हिस्से में एक चमकती हुई नीली नदी बह रही है। किनारे पर बहुत कीमती और सुंदर लकड़ियां पड़ी हैं। जैसे ही गंगा नदी के पास पहुंचती है, पानी में हलचल होती है और एक भयानक पर रहस्यमयी चुड़ैल माया प्रकट होती है। ठहर जा लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नदी की सीमा को पार करने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? देवी, मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपनी किस्मत से हारी हुई एक बदनसीब औरत हूँ। मुझे इन लकड़ियों की जरूरत है ताकि मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। पेट भरने के लिए जान जोखिम में डाल दी? मूर्ख लड़की, मैं तुझे अभी इसी वक्त एक बेजुबान जानवर बना सकती हूँ, जैसे मैंने उस घमंडी राजकुमार को बनाया है। चली जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने ऐस राजकुमार विक्रम से वादा किया है कि मैं इन्हें आजाद कराऊंगी, और अगर आप मुझे जानवर बनाना चाहती हैं तो शौक से बना दीजिए। कम से कम जानवर बनकर मुझे अपनी सास और जेठानी की गालियां तो नहीं सुननी पड़ेंगी। वो लोग मुझ पर जो अत्याचार करते हैं उससे तो आपकी जादुई कैद बेहतर है। माया गंगा की आंखों में सच्चाई देखकर थोड़ी शांत होती है। तेरी कहानी वाकई बहुत दुख भरी लगती है। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक मौका देती हूँ। अगर तू चाहती है कि मैं इस राजकुमार को आजाद कर दूं और तुझे यहाँ की लकड़ियाँ ले जाने दूं, तो तुम लोगों को मेरी 3 कठिन पहेलियों का जवाब देना होगा। मुझे मंजूर है। और अगर मैं हार गई तो? अगर तू हार गई तो तू हमेशा के लिए इसी जंगल में एक मोरनी बनकर भटकेगी। बोल, क्या अभी भी तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। पूछिए अपनी पहेलियाँ। तो सुन मेरी पहली पहेली। वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? ये तो बहुत सरल है। इसका जवाब है इंसान। बचपन में वो घुटनों के बल चलता है, 4 पैर। जवानी में अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है और बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेता है, 3 पैर। सही जवाब। अब सुन दूसरी पहेली। वह कौन सी चीज है जो गरीब के पास है पर अमीर को चाहिए, और जिसे अगर तू खा लेगी तो मर जाएगी? गंगा थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है। जवाब है कुछ नहीं। गरीब के पास कुछ नहीं होता, अमीर को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास सब है। और अगर इंसान कुछ नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा। बहुत खूब, 2 के जवाब दे दिए। अब मेरी तीसरी और सबसे कठिन पहेली सुना। वो क्या है जो ना आंखों से दिखती है, ना हाथों से पकड़ी जाती है, ना शब्दों में बांधी जा सकती है, फिर भी उसके होने से रिश्ते जिंदा रहते हैं और उसके चले जाने से लोग जिंदा होकर भी टूट जाते हैं? गंगा सोच में डूब गई। उसे लगा शायद इसका जवाब समय है। क्या हुआ, नहीं मालूम ना? हाँ, इसका जवाब है विश्वास। अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो वह कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। अद्भुत। तेरी बुद्धि और तेरा दुख दोनों ही बहुत गहरे हैं। तू जीत गई गंगा।
जैसा मैंने वादा किया था, मैं इस राजकुमार को आजाद करती हूँ। चुड़ैल पानी से कुछ जादुई छिड़काव करती है और देखते ही देखते मोर वापस राजकुमार विक्रम के रूप में आ जाता है। गंगा, तुमने आज मुझे एक अंतहीन अंधेरे से निकाल लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठहरो गंगा, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। ये लो, इस लोटे में इस नदी का पानी है। इसे ले जाओ और आज रात अपने बिस्तर के पास रख देना। धन्यवाद देवी। गंगा और विक्रम नदी के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। अरे बहुत समय हो गया, सूरज ढलने वाला है। आज तो माँ जी बहुत बोलेंगी। गंगा, तुम उस घर में वापस क्यों जा रही हो? वो लोग तुम्हें समझते नहीं हैं। सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या राजकुमार जी? नहीं, अभी रहने दो। कल मैं तुम्हारे घर किसी को भेजूंगा। तुम उनके साथ आ जाना, तब मैं तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बताऊंगा। कैसी सच्चाई राजकुमार जी? कल बताऊंगा। वैसे भी तुम्हें बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। गंगा हड़बड़ाकर जाने लगती है। लकड़ियों का गट्ठर और वह जादुई पानी का लोटा उसी पेड़ के नीचे छूट जाते हैं और वह घर की ओर भागती है। दरवाजे पर सास और जेठानी गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती हैं। आ गई महारानी। क्यों री, सारा दिन जंगल में क्या गुल खिला रही थी? खाली हाथ चली आई? माँ जी, वो मैं उस जादुई नदी के पास चली गई थी। वहाँ एक मोर मिला, फिर एक चुड़ैल। सब कुछ इतना अजीब था कि मैं लकड़ियाँ वहीं भूल गई। वाह, क्या कहानी गढ़ी है। सासू माँ देख रही हैं आप? अब ये हमें पागल बना रही है। चुड़ैल और मोर की कहानियाँ सुनाकर अपनी कामचोरी छिपा रही है। जेठानी जी, ऐसा मत कहिए, मैं सच कह रही हूँ। वहाँ एक राजकुमार भी था जो मोर बना हुआ था। मैंने उसकी जान बचाई है और उस चुड़ैल ने मुझे एक पानी का लोटा भी दिया था। अच्छा, तो कहाँ है वो पानी? बस कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अगर तू लकड़ियाँ नहीं लाई तो इस घर में तेरे लिए दाना पानी भी नहीं है। आज की रात तू बाहर बरामदे में सोएगी। और सुन, कल सुबह अगर तूने फिर राजमहल जैसी बातें की तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। गंगा भूखे पेट बरामदे के एक कोने में सिमटकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पर उसे राजकुमार विक्रम की बातें याद आ रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा है और गंगा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। अगली सुबह सूरज अभी निकला भी नहीं है और सावित्री ठंडे पानी की बाल्टी गंगा पर डाल देती है। अरे ओ महलों की रानी, सूरज निकलने वाला है और तू अभी तक यहाँ पसरी हुई है। उठ, रात को जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रही थी उनका क्या हुआ? कहाँ है तेरा वो राजकुमार? कहाँ है वो पालकी? माँ जी, बहुत ठंड है। मैं बस अभी उठकर काम शुरू करती हूँ। अरे सासू माँ, इसे छोड़िए। इसके राजकुमार जी शायद रास्ते में रास्ता भटक गए होंगे। गंगा, एक बात बता, उस चुड़ैल ने तुझे पागल बनाने का जादू किया है या तू पैदा ही ऐसी हुई थी? जा, पहले गाय का गोबर साफ कर, फिर हम सबकी चाय बना। जी जेठानी जी, मैं अभी जाती हूँ। गंगा कुएं पर पानी भरने जाती है। वहाँ गांव की और भी औरतें जमा हैं। विमला जानबूझकर उनके सामने गंगा का मजाक उड़ाना शुरू करती है। अरे ओ काकी, सुना आपने? हमारी गंगा कल एक राजकुमार से मिलकर आई है। वो कह रही थी कि आज पालकी आएगी उसे लेने। पालकी? अरे विमला, लगता है तेरी देवरानी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसे किसी ओझा को दिखाओ। वही तो मैं कह रही हूँ। कल रात भर बरामदे में बैठकर आसमान से बातें कर रही थी। कह रही थी राजकुमार जी आएंगे। गंगा कुएं से पानी भरकर घर लौटती है। उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं और भूख के कारण उसे चक्कर आ रहे हैं। जैसे ही वो आंगन में कदम रखती है, सावित्री एक पुरानी भारी ओखली और मूसल लेकर सामने खड़ी हो जाती है। देख गंगा, आज दोपहर को गांव के मुखिया के यहाँ दावत है और हमें 10 किलो अनाज पीसकर तैयार करना है।
विमला के हाथ में दर्द है, इसलिए ये सारा काम तू अभी के अभी इसी आंगन में बैठकर करेगी। माँ जी, इतना सारा अनाज अकेले, और वो भी इतनी कड़ी धूप में। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझ में अब जरा भी जान नहीं बची। जबान मत चला, जब तक ये अनाज पिस नहीं जाता तू यहाँ से हिलेगी नहीं। और खबरदार, जो एक घूंट पानी भी पिया, ये तेरी सजा है उस झूठ की जो तूने कल सुनाया था। वे लोग बात कर ही रहे थे, तभी सावित्री के घर के सामने राजमहल के 2 आदमी आ खड़े होते हैं। जय हो, हम महाराज विक्रम के आदेश पर यहाँ आए हैं। क्या यहाँ गंगा नाम की कन्या रहती है? जी जी, मैं ही गंगा हूँ। महाराज ने गंगा जी को पूरे सम्मान के साथ राजमहल बुलाया है। उनके लिए पालकी तैयार है। ये बात सुनकर सावित्री और विमला के होश उड़ जाते हैं। गंगा के वहाँ से जाने के बाद माँ जी, ये कैसे हो सकता है? इस मामूली सी लड़की को राजमहल में इतने सम्मान से क्यों बुलाया गया है? चल विमला, हम भी वहीं चलकर देखते हैं। राजमहल का भव्य दरबार। गंगा पुराने कपड़ों में खड़ी है और सामने सिंहासन पर राजकुमार विक्रम सजे धजे बैठे हैं। गंगा, कल तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे उस श्राप से मुक्त कराया। तुमने अपनी बुद्धिमानी से चुड़ैल को हराया। क्या तुम इस महल की रानी बनकर मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसी समय सावित्री और विमला राजमहल के गेट पर पहुंचती हैं। अरे मेरी प्यारी गंगा, हमें तो पता ही था कि तू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। दामाद जी, ये हमारी ही बेटी है। हाँ गंगा, देख, हम तेरे लिए मिठाई भी लाए हैं। अब हमें भी इसी महल में एक कोना दे दे, हम तेरी सेवा करेंगे। रुकिए माँ जी, आज आपको अपनी एक कलमोही बेटी और बोझ प्यारी लगने लगी? वो तो बेटा, हम तो तुझे मजबूत बना रहे थे। बस कीजिए राजकुमार जी, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इन दोनों औरतों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। सुनो सैनिकों, इन्हें उसी जंगल की नदी के किनारे भेजा जाए जहां इन्होंने गंगा को भेजा था। इन्हें उसी झोपड़ी में रहना होगा जहां गंगा रही। इन्हें हर दिन 10 किलो अनाज पीसना होगा और जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचनी होंगी। नहीं गंगा, हम बुढ़ापे में ये सब कैसे करेंगे? हमें माफ कर दे। माँ जी, जब मैं कर सकती थी तो आप भी कर सकती हैं। आपने ही तो कहा था कि ये सब इंसान को मजबूत बनाता है, तो जाइए अब खुद मजबूत बनिए। गंगा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी हो। अब इस महल की खुशियां सिर्फ तुम्हारी हैं। इंसान की असल पहचान उसके कपड़ों या उसकी स्थिति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसकी हिम्मत से होती है। जो दूसरों के रास्ते के कांटे हटाता है, भगवान उसके रास्ते में फूल बिछा देता है।